लीगल स्किल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के इस कोर्स में हम ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये कोर्स यूडीमी से भी खरीद सकते हैं, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस कोर्स में मैंने 30 कॉन्ट्रैक्ट के सैंपल दे रखे हैं, 30 एग्रीमेंट के सैंपल दे रखे हैं जो कंपनियों द्वारा ड्राफ्ट किए गए हैं, और 30 से ज़्यादा मैंने टेम्पलेट दे रखे हैं जो कि आप ड्राफ्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का एग्रीमेंट। प्लस 300 से ज़्यादा इसमें क्लॉजेस हैं। इस कोर्स में हर एक हेडिंग के 4-5 क्लॉजेस हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कोर्स खरीद सकते हैं वहाँ से। आप मेरे द्वारा और भी कोर्सेज खरीद सकते हैं, जैसे कि लर्न ड्राफ्टिंग कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिसर्च यूजिंग गूगल फॉर लॉयर लॉ स्टूडेंट, एडोब एक्रोबैट प्रो डीसी फॉर लॉयर लॉ स्टूडेंट। कवर पेज। तो जब भी हम कोई कमर्शियल एग्रीमेंट बनाते हैं तो जो पहला पेज बनाते हैं वो होता है कवर पेज। ये कवर पेज का फॉर्मेट है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसमें जनरली हम टाइटल ऑफ एग्रीमेंट लिखते हैं, जैसे कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। अगर सेल डीड होगा तो सेल एग्रीमेंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे और पार्टीज का नाम लिखेंगे, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। राजेश सिंह एंड आशीष गुप्ता एंड अविराल चोपड़ा। तो राजेश सिंह आशीष गुप्ता XYZ के प्रोमोटर हैं या प्रोप्राइटर हैं, और अविराल चोपड़ा ABC प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर हैं या डायरेक्टर हैं या प्रोप्राइटर हैं। तो चलिए हम एक कवर पेज का फॉर्मेट देखते हैं ओरिजिनल किसी कॉन्ट्रैक्ट में। आप देख रहे हैं ये एक एग्रीमेंट है, कंप्लीट एग्रीमेंट, ठीक है। और ये फर्स्ट पेज है, इसी को हम कवर पेज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कंपनी का नाम है और ये टाइटल है। आप देख रहे हैं किसके किसके बीच में हो रहा है, तो लग्जेरिया हाइट और तुषार डालमिया। ये फ्लैट नंबर 1502 है और ये 15th फ्लोर पे है। इसी का सेल हो रहा है। आप देख रहे हैं शानदार सा फोटो बना हुआ है कंपनी का। तो ये कवर पेज है। जनरली आपको सारे एग्रीमेंट में, स्पेशली जो कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं, उसमें कवर पेज देखने को मिलेगा। ये एक नई ट्रेंड है जो अब से ऐड होने लगी है। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर, टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट। चलिए मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। द टाइटल शुड क्लियरली स्टेट द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन द पार्टीज इंटेंडेड टू टेक एज पर द एग्रीमेंट। तो जो टाइटल होगा एग्रीमेंट का, वो दर्शाता है कि पार्टीज किस प्रकार की एग्रीमेंट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये एग्रीमेंट फॉर सेल है, यहाँ आप देख रहे हैं ये लीज एग्रीमेंट है, यही टाइटल है, इसी को हम टाइटल बोलते हैं। यहाँ देख रहे हैं रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट, ये सारे टाइटल हैं। द टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस प्रकार का है, जैसे सेल डीड, मोर्टगेज डीड, तो इनका नाम मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एग्रीमेंट सिर्फ लिख दें और कहें कि ये सेल डीड है, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार आम भाषा में लोग किसी भी कमर्शियल एग्रीमेंट को लोग पार्टनरशिप समझते हैं, लेकिन एज अ वकील और एज ए ड्राफ्ट पर्सन आपको ये समझना पड़ेगा अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की स्किल को मास्टर कर सकें। लाइक पार्टनरशिप अलग होती है, लीज डीड अलग होती है, जॉइंट वेंचर अलग होती है। तो ये हम जब एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसका नेचर देख के ही हम टाइटल का नाम देंगे। और टाइटल का नाम कैसे तय होता है कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। जैसे हम किसी बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हैं तो वो लीज होगा या रेंट होगा। अगर हम किसी से बेच रहे हैं हमेशा के लिए तो वो सेल होगा। तो हम ट्रांजैक्शन के नेचर देखेंगे। जब हम ट्रांजैक्शन के नेचर को देख लेंगे तब हमें टाइटल का पता लग जाता है कि किस प्रकार का ये टाइटल है। चलिए ये मैं पढ़ता हूँ। In some cases, there are several transactions under same agreement. Then you can write two important aspects of the title. जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट बनते हैं जो कई प्रकार के हों, जैसे इसमें जॉइंट वेंचर भी होता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी होता है।
तो इस टाइप के एग्रीमेंट में दो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन के नाम आपको देने होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई पार्टी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इंटर करी है अलॉन्ग विद द rights of the parties to enlist their right and obligation as a shareholder of the joint venture, then you can give joint venture and shareholder agreement। तो हम दो टाइटल को कंबाइन करके नाम देंगे जब उसमें दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे अलग अलग नेचर के, तो उन दोनों के नाम को हम कंबाइन करके दे सकते हैं, जैसे कि जॉइंट वेंचर एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट। चलिए इस वाले पॉइंट को हम फिर से समझते हैं। तो कह रहे हैं इन सम केसेस देयर आर सेवरल ट्रांजैक्शन अंडर द सेम एग्रीमेंट, देन यू कैन राइट टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, उसका नेचर सेल भी है, उसका नेचर लीज भी है, उसका नेचर मोर्टगेज भी है, उसका नेचर गिफ्ट भी है। तो उस केस में आप एग्रीमेंट का टाइटल कैसे लिखेंगे? तो ये कह रहे हैं कि हम उस केस में टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल को हम लिखेंगे। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल कहने का मतलब कि जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे सेल एंड लीज एग्रीमेंट, ऐसे करके हम लिखेंगे। हम चारों का नाम नहीं देंगे, जैसे कि सेल, लीज, मोर्टगेज एंड गिफ्ट एग्रीमेंट, इन चारों का नाम नहीं देंगे। इस केस में हम दो ही का नाम देंगे, और वो दो जो दो इंपॉर्टेंट हो। अब इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगी कि कौन सा दो इंपॉर्टेंट है? तो वो आपको ट्रांजैक्शन का नेचर देख के पता लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन का नेचर स्मॉल है तो बिग वाले जो ट्रांजैक्शन उनके नाम रख दीजिए। चैप्टर 3 ड्राफ्टिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द एग्रीमेंट। तो डिफरेंट वर्जन ऑफ द एग्रीमेंट कहने का मतलब कि जब भी हम एक कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई कहता है कि आपको एक एग्रीमेंट बना दीजिए मेरा सेल का, आप बनाते हैं, बना के उसको भेजते हैं कि आप चेक कर लीजिए कोई करेक्शन तो नहीं है। तो जब आप बना के भेजेंगे उस पर लिखेंगे सेल एग्रीमेंट वर्जन 1। अगर वो पार्टी देखती है, कहती है ये करेक्शन है, कर दीजिए, तो आप करेक्शन करते हैं, फिर उसको भेजते हैं। तो भेजने के से पहले लिखेंगे उस पर सेल एग्रीमेंट वर्जन 2। फिर वो पार्टी देखती है, फिर कहती है कि ये चेंजेस थोड़ा और कर दीजिए, फिर आप उसको ठीक करते हैं और लिखते हैं सेल एग्रीमेंट वर्जन 3। तो जब आप वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 लिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने इस एग्रीमेंट में कितने बार चेंजेस किए हैं। इससे क्या होता है कि अगर पार्टी कहती है कि नहीं नहीं वो सेकंड वाला वर्जन बढ़िया था, तो आप सेकंड वाले वर्जन को जाके ठीक कर सकते हैं। वही सेम चीज उस वर्जन से जो लास्ट वर्जन है उसमें आप चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मान लीजिए सेकंड वर्जन में कोई लाइन आपने बढ़िया लिखी होगी जो कि कस्टमर ने आपको या क्लाइंट ने आपको फिफ्थ वर्जन में कहा होगा कि वो सेकंड वर्जन वाला लाइन यहाँ लिख दीजिए, ये लाइन हमको फिफ्थ वर्जन का लाइन, ये लाइन सही नहीं लग रहा है। तो हम वर्जन लिखते हैं ताकि हमको एग्रीमेंट को पहचानने में मदद मिल सके, ताकि इजीली हम एग्रीमेंट को पहचान सकें। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। ड्राफ्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज रिव्यूड बाई पार्टीज and their professional. They suggest several changes as per their interest. Because of this different version of the draft is made. तो जब भी हम कोई ड्राफ्ट बनाते हैं या एग्रीमेंट बनाते हैं तो पार्टीज कई बार देखती हैं उसको फाइनलाइज करने से पहले। तो जब भी वो देखती हैं कुछ ना कुछ सजेस्ट करती हैं। तो इसी प्रोसेस को इजी करने के लिए हम ये डिफरेंट वर्जन के एग्रीमेंट बनाते हैं ताकि चेंजेस के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो और सर्कुलेट होने में भी पता लगे कि जब हमने दिया तो पिछले बार सेकंड वर्जन था, अब ये थर्ड वर्जन है, अब ये फोर्थ वर्जन है, तो इस टाइप के पता लग सके। तो अब आप स्क्रीन पे देखिए कि कैसे हम किसी ड्राफ्ट को मार्क कर सकते हैं। आप जैसे लिख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन 12 जनवरी 2019 XY एसोसिएट। अगर वो कहता है कि ये चेंजेस कर दीजिए तो आप उसके बाद लिख सकते हैं रिवाइज ड्राफ्ट 15 जनवरी 2019 XYZ एसोसिएट। तो ये हुआ कि एक से दो बार में आप लिख सकते हैं प्रिलिमिनरी या उसके बाद लिख सकते हैं रिवाइज्ड। अगर वो प्रिलिमिनरी आप देते हैं, अगर वो चेंजेस सजेस्ट कर देता है उसके बाद आप देते हैं, अगर वो फाइनलाइज कर देता है तो आप रिवाइज लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार होने लगे तो आप
को इस प्रकार से करना होगा, जैसे कि रिवाइज ड्राफ्ट 15 जनवरी 2019 का ये ड्राफ्ट है और ये XYZ एसोसिएट ने बनाया, वर्जन 2 है। फिर अगर वो आपको देता है तो अगले दिन देगा या 2-3 दिन बाद देगा, तो फिर आप जिस दिन बनाएंगे उस दिन लिखेंगे 17 जनवरी XY एसोसिएट वर्जन 3। फिर कहेगा कि ये बदल दीजिए, तो आप लिखेंगे 19 जनवरी को अगर बनाते हैं तो XYZ वर्जन 4। अगर मान लीजिए फिर कोई चेंजेस करवाता है तो आप लिखेंगे कि 21 जनवरी को मान लीजिए चेंजेस होता है तो 21 जनवरी XY एसोसिएट वर्जन 5। इस प्रकार से आप नंबरिंग करेंगे ताकि आपको ये चेंजेस को ट्रेस करने में आसानी हो सके। चलिए चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 क्या है? प्रीएम्बल। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। एग्रीमेंट का जो पहला सेंटेंस होता है ना, जब कवर पेज पे नहीं, जब कवर पेज के बाद जो सेकंड पेज होता है उसमें जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीएम्बल किसे कहते हैं। ये जो है ये लाइन प्रीएम्बल है। तो देख रहे हैं प्रीएम्बल में क्या लिखा है? डेट लिखा है और ये टाइटल लिखा है एग्रीमेंट फॉर सेल। और चलिए मैं और भी एग्रीमेंट का प्रीएम्बल आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये प्रीएम्बल है, एग्रीमेंट का नाम लिखा है, डेट लिखा है, कहाँ बना है ये लिखिए, गुड़गांव में बना है। ये देखिए यहाँ भी एग्रीमेंट का नाम लिखा है, यहाँ डे हम डालेंगे, यहाँ देख रहे हैं गोरखपुर में बना है। तो इसी लाइन को हम प्रीएम्बल कहते हैं। अब देखते हैं प्रीएम्बल में और क्या क्या होता है। तो प्रीएम्बल में क्या होता है? टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का टाइटल क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं ये एग्रीमेंट फॉर सेल है, तो ये टाइटल है एग्रीमेंट का। आप देख रहे हैं यहाँ टाइटल लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट का टाइटल होता है। उसके बाद एब्रिविएशन ऑफ द टाइटल इफ एनी, अगर शॉर्ट फॉर्म में होगा तो उसको एब्रिविएशन भी वहां लिख सकते हैं, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी है तो POA ऐसे करके भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये एक एग्रीमेंट कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है इसका डेट लिख रखा है कि 11 मई 2015 को ये एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें प्लेस नहीं दिया हुआ है। और आप ये एग्रीमेंट देखिए, ये भी देख रहे हैं यहाँ डेट लिखा हुआ है और इसमें प्लेस भी लिखा है, कहाँ? गुड़गांव। यहाँ भी आप देखिए डेट लिखा हुआ है और इसमें प्लेस भी लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं गुड़गांव। तो प्रीएम्बल में बेसिकली हम 3 चीज डालते हैं, टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, एब्रिविएशन ऑफ द टाइटल। अगर एब्रिविएशन है तो उसको भी हम डाल सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अब देखिए एक सैंपल देखते हैं। अ सैंपल ऑफ प्रीएम्बल इज शोन ऑन योर स्क्रीन फॉर योर कन्वीनियंस। देखिए ऐसे हम लिखते हैं, दिस मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, MSA कहने का मतलब मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। ये है एब्रिविएशन, जो आप ये सेकंड पॉइंट देख रहे थे, एब्रिविएशन ऑफ द टाइटल इफ एनी। अगर एब्रिविएशन है तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। एग्जीक्यूटेड ऑन 11 सितंबर 2017 को एग्जीक्यूट हुआ एट न्यू दिल्ली। तो इस प्रकार से आप प्रीएम्बल किसी भी एग्रीमेंट में बनाएंगे। देयर कैन बी सम वेरिएशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द एग्रीमेंट एज पर द नीड ऑफ द एग्रीमेंट एंड द सेम इज डिस्कस्ड इन द अपकमिंग चैप्टर। तो कुछ वेरिएशन भी हो सकता है, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में ये भी दिखा कि कहीं पे प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं दिया हुआ है कि एग्रीमेंट बना कहाँ पे वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो उसके लिए वेरिएशन जो है वो हम आने वाले चैप्टर में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ वेरिएशन हो सकता है और किन ग्राउंड पे वेरिएशन हो सकता है। चलिए हम 5th चैप्टर देखते हैं। एग्जीक्यूशन प्लेस। एग्जीक्यूशन प्लेस कहने का मतलब कि एग्रीमेंट कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, लाइक न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, तो उस जगह का नाम देना होता है, या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे न्यू दिल्ली में भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कश्मीर में भी कई सारे शहर हैं, चंडीगढ़ में भी, पंजाब में भी कई सारे शहर हैं। तो इस प्रकार से आपको उस जगह का नाम देना होता है। और ये एग्जीक्यूशन प्लेस एग्रीमेंट के प्रीएम्बल में दिया हुआ होता है। द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्जीक्यूशन प्लेस
प्रीएम्बल में दिया हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूशन प्लेस, इसमें तो नहीं दिया हुआ है इस एग्रीमेंट में, लेकिन हम इस एग्रीमेंट में देखते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रीएम्बल के ये एग्जीक्यूशन प्लेस है, तो ये प्रीएम्बल में जनरली दिया हुआ होता है। आप एक और देखिए, ये आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये भी गुड़गांव, ये भी प्रीएम्बल में ही दिया हुआ है। इसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकता है कि कब प्रीएम्बल में नहीं होगा, उसको हम आने वाले चैप्टर में बताएंगे। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं दिया हुआ है। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पार्टीज अलग अलग जगह पे सिचुएटेड हैं। लाइक एक पार्टी कोलकाता में होगी तो दूसरी पार्टी दिल्ली में होगी या बॉम्बे में होगी, और जहाँ सेम होगा वहाँ हम मेंशन करते हैं कि वो एग्रीमेंट कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि दोनों पार्टी कोलकाता में ही है या गुड़गांव में है, तो यहाँ हम प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन को प्रीएम्बल में मेंशन कर देंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए, इन केस द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट इज लोकेटेड एट डिफरेंट सिटी। अगर मान लीजिए पार्टी अलग अलग शहरों में रह रही हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने सेल डीड बना के भेजा अगली पार्टी को साइन करने के लिए दिल्ली में, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली में भेजा, तो जब आप एग्जीक्यूशन प्लेस को कैसे लिखेंगे? देन यू मस्ट डिलीट द वर्ड एट फ्रॉम द अबव कोटेड टेक्स्ट। तो जब आप प्रीएम्बल बनाएंगे तो उसमें से ये हट जाएगा, ये वाली चीज़ें हट जाएंगी, तो सिर्फ रहेगा दिस एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे ऑफ डैश मंथ बाई, ये हो जाएगा प्रीएम्बल। यहाँ ऐड करके नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये एग्रीमेंट यहाँ प्लेस नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब पार्टीज अलग अलग जगह पे लोकेटेड होती हैं तो हम इस प्रकार से एग्जीक्यूशन प्लेस को मेंशन करते हैं। तो प्रीएम्बल अब कैसे दिखेगा, एक एग्जांपल देखते हैं। दिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन डैश डे ऑफ डैश बाई एंड बिटवीन। तो ऐसे हम प्रीएम्बल लिखेंगे जब पार्टीज अलग अलग शहरों में सिचुएटेड होंगे। इन केस द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट इज एट डिफरेंट सिटी देन ईच पार्टी मस्ट इंडिकेट द प्लेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। तो अब एक नया क्वेश्चन आता है कि क्या अगर पार्टीज अलग अलग शहरों में सिचुएटेड होंगी तो क्या वहाँ एग्जीक्यूशन प्लेस लिखना उस एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है? तो बिल्कुल जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब पार्टीज अलग अलग शहरों में सिचुएटेड होती हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लेस प्रीएम्बल में नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लेस साइनिंग पेज पे लिखा जाता है। साइनिंग पेज कहने का मतलब कि लास्ट पेज ऑफ द एग्रीमेंट। तो चलिए मैं ये आपके लिए लाइन पढ़ता हूँ। इन केस द पार्टीज द एग्रीमेंट इज एट डिफरेंट सिटी देन ईच पार्टी मस्ट इंडिकेट द प्लेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एट द साइनिंग पेज नॉट इन द प्रीएम्बल। अगर पार्टी अलग अलग शहरों में लोकेटेड होती हैं, सिचुएटेड होती हैं, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन प्लेस होता है उस एग्रीमेंट में वो चीज़ हम साइनिंग पेज पे लिखते हैं कि कहाँ प्लेस होगा। द साइनिंग पेज इज द लास्ट पेज ऑफ द एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज टू द एग्रीमेंट साइन द एग्रीमेंट। साइनिंग पेज जनरली लास्ट पेज होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक साइनिंग पेज में दिखाता हूँ किसी एग्रीमेंट का। आप देख रहे हैं एग्रीमेंट है, ये है साइनिंग पेज, ये लास्ट पेज, ये है साइनिंग पेज। और भी एक दो एग्रीमेंट का दिखाता हूं मैं आपको। आप देख रहे हैं ये है साइनिंग पेज। तो यहां हम लिखेंगे एग्जीक्यूशन प्लेस। अब देख रहे हैं क्या लिखेंगे हम एग्जीक्यूशन पेज पे, यहाँ उनका सिग्नेचर लेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे। अगर वो किसी कंपनी के पोस्ट पे होंगे लाइक मैनेजर तो यहाँ मैनेजर होगा, और प्लेस लिखेंगे कि वो कहाँ से साइन कर रहे हैं। जैसे न्यू दिल्ली से कर रहे होंगे तो यहाँ न्यू दिल्ली लिखाएगा, कोलकाता से कर रहे होंगे तो यहाँ कोलकाता लिखाएगा, बॉम्बे से कर रहे होंगे तो यहाँ बॉम्बे लिखाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पार्टीज के नाम है, ठीक है। ये डेजिग्नेशन है, ये पार्टी के डायरेक्टर हैं। आप देख रहे हैं ये डायरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, और यहाँ विटनेस होंगे, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट एक ही शहर में
साइन हो रहा है, तो यहाँ हम प्लेस नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ हम प्लेस देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं PLAC प्लेस न्यू दिल्ली, और यहाँ हम लिख सकते हैं प्लेस कोलकाता। तो इस प्रकार से आप जो एग्जीक्यूशन प्लेस है वो आप साइनिंग पेज पे लिखेंगे। साइनिंग पेज कहने का मतलब कि पेज का लास्ट पेज, या उसे एग्जीक्यूशन पेज के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पेज पे क्या लिखेंगे? पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, उनका नाम होगा, उनका डेजिग्नेशन होगा, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा तो मैनेजर होगा, और प्लेस होगा। चलिए हम 6 चैप्टर देखते हैं। एग्जीक्यूशन डेट। तो एग्जीक्यूशन डेट प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ आता है किसी भी एग्रीमेंट के। जैसे कि दिस एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन डैश डे ऑफ डैश मंथ एट डैश प्लेस बाई एंड बिटवीन। तो चलिए हम एग्जीक्यूशन डेट का एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूशन डेट है, आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूशन डेट है। आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूशन डेट है, ये वाला 2nd day of September 2022। एग्जीक्यूशन डेट हम किसी भी एग्रीमेंट में मैंडेटरी होता है लिखना है, एग्जीक्यूशन डेट, एग्जीक्यूशन प्लेस। नहीं तो ये पता नहीं लिख पाएगा कि किस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ। कई बार ये होता है कि आप एग्रीमेंट आज साइन करते हैं और वो एग्रीमेंट 2 साल बाद से शुरू होगा, उस एग्रीमेंट का इन्फोर्सिएबल, या 2 साल पहले से शुरू हो गया था और आप एग्रीमेंट आज बना रहे हैं। तो इस केस में, ऐसे सिचुएशंस में एग्जीक्यूशन डेट लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि ये पता लग सके कि किस पार्टी का राइट है या लाइबिलिटी है और वो कब से शुरू हो रहा है। अब एग्जीक्यूशन डेट का हम थोड़ा रेलेवेंस देखते हैं लॉ के हिसाब से। सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है 4 महीने के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को 4 महीने के भीतर आपको रजिस्ट्री में रजिस्टर करना है। तो आप एग्जीक्यूशन डेट ही नहीं लिखेंगे तो पता कैसे लगेगा कि 4 महीने कब से। अब देखिए, जब दोनों पार्टीज एक ही दिन को एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब आप एग्जीक्यूशन डेट सिंपली प्रीएम्बल में लिख सकते हैं। जैसे कि दिस लीज एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन 6th day of October 2017 एट न्यूयॉर्क बाई एंड बिटवीन। तो इस प्रकार से जब पार्टीज सेम डे एग्जीक्यूट कर रही हैं तो आप प्रीएम्बल में एग्जीक्यूशन डेट लिख सकते हैं। मान लीजिए पार्टीज अलग अलग डेट पे एग्रीमेंट को साइन कर रही हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप एग्जीक्यूशन डेट कहाँ लिखेंगे? साइनिंग पेज पे। और साइनिंग पेज किसको कहते हैं? लास्ट पेज को, वेयर द पार्टी साइन द एग्रीमेंट। इट इज साइनिंग पेज को हम एग्जीक्यूशन पेज भी कहते हैं आम भाषा में। आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूशन पेज है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ नेम होगा, यहाँ डेजिग्नेशन होगा, यहाँ डेट होगा। अगर मान लीजिए ये डेट है, ठीक है, अगर ये डेट अलग अलग डेट पे एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो ये डेट होगा वो साइनिंग पेज पे आ जाएगा, यानी ये डेट यहाँ आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। आप ये देख रहे हैं 2 सितंबर 2022 को साइन हुआ है। अगर दोनों पार्टीज अलग अलग जगह सिचुएटेड होती और कोई 2 अक्टूबर को साइन करता, कोई 5th, अगर दोनों पार्टीज अलग अलग जगह लोकेटेड होती तो कोई 2 सितंबर को साइन करता, कोई 5th सितंबर को साइन करता, तो उस जगह में हम डेट यहाँ लिखते हैं। यहाँ एक ऐसा लिखेंगे हम डेट, फिर यहाँ लिख देंगे 2/9/2022 और यहाँ लिख देंगे हम
डेट 5/9/2022। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसने सेकंड को साइन किया है एग्रीमेंट, इसने फिफ्थ को साइन किया है, और यहाँ से हम डेट को हटा देंगे, इस डेट को हम डिलीट कर देंगे। तो ये कब लागू होगा? ये तभी लागू होगा जब पार्टीज अलग अलग डेट पे एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, ताकि पता लगे कि कौन पार्टी किस डेट पे एग्रीमेंट साइन कर रही है। अब मान लीजिए जो पार्टीज है वो अलग डेट पे भी साइन कर रही हैं और अलग जगह पे भी साइन कर रही है। मान लीजिए कोई दिल्ली में साइन कर रहा है 5 तारीख को, और कोई बॉम्बे में साइन कर रहा है 10 तारीख को। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो में हम एग्जीक्यूशन पेज को ऐसे लिखते हैं, फॉर पार्टी, या पार्टी का नाम देंगे, उसका सिग्नेचर, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, मैनेजर है तो मैनेजर, डेट और प्लेस यहाँ लिखेंगे कि कौन सा पार्टी कहाँ साइन कर रहा है। तो एक नोट है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज, कि जब भी आप डेट लिखें तो उस डेट को नंबर और वर्ड दोनों में लिखें, ताकि उसका मैनिपुलेशन ना हो सके, उसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे मैंने लिखा है, सिक्स्थ भी लिखा है और सिक्स्थ भी लिखा है वर्ड में, और सिक्स भी लिखा है मैंने नंबर में, ताकि पार्टीज मैनिपुलेट ना कर पाए। यहाँ भी देख रहे हैं आप 2017। तो इस प्रकार से लिखने से किसी भी एग्रीमेंट का मैनिपुलेशन नहीं होता है, नहीं तो कई बार पार्टीज उसको मैनिपुलेट कर देती हैं डेट को। तो आप ध्यान रखें कि वर्ड और नंबर दोनों में लिखना है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। चैप्टर 7, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज क्या होता है? डिस्क्रिप्शन बेसिकली कहने का मतलब कि पार्टीज जिनके जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल, कि वो क्या है, या कंपनी है तो उसका CIN नंबर आपको देना पड़ेगा एग्रीमेंट में। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका नाम, उसका पापा का नाम, उसका आधार नंबर या पैन नंबर, ये सारी चीज़ें देने पड़ते हैं, ताकि उसको उस एग्रीमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके। नहीं तो कोई भी कह देगा नहीं जी मैं हूँ ही नहीं, इस नाम के कितने व्यक्ति हैं। तो फ्रॉड को काउंटर करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज को डिटेल में लिखते हैं। आप जब भी देखेंगे, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि सारे एग्रीमेंट में आधार नंबर हम मैंडेटरी लिखते हैं, और कंपनी का होगा तो CIN नंबर दिखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं ताकि पता लग सके कि वो कौन है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द पार्टीज बिफोर राइटिंग द एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज शुड बी एनफ टू आइडेंटिफाई देम इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ये बहुत जरूरी होता है डिस्क्रिप्शन में लिखना, ताकि उनको पहचाना जा सके किनके के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और डिस्प्यूट के समय ये रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस पार्टी का क्या राइट है, क्या लाइबिलिटी है। तो ये आप जब तक डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज को बढ़िया तरीके से लिखेंगे नहीं, तब तक आप पार्टी को पहचान नहीं पाएंगे। इसमें अब नए समय में तो इसमें अब क्या हो रहा है कि जब भी कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो पार्टीज के फोटोज भी होते हैं, उनका थंब इम्प्रेशन भी होता है, सिक्योरिटी नंबर भी होता है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें भी हम देते हैं। अब जब भी आप किसी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका आप रजिस्ट्री में जब रजिस्टर हो जाती है तो उसका आप एक सर्टिफाइड कॉपी ले लें, वो भी बहुत यूज़फुल होता है कभी भी अगर आपको देखना होगा तो उस एग्रीमेंट को। अब चलिए हम डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट नेम देना होता है विथ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के पास जिस डॉक्यूमेंट पे आपका जो नाम है वो नाम देना होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है आकाश कुमार सिंह, तो आप आकाश सिंह नहीं देंगे, आप पूरा नाम देंगे आकाश कुमार सिंह। गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से आपको नाम देना होता है। या आप अपने फादर का नाम देंगे। और स्पाउस नेम तब होता है जब आप फीमेल हैं और आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो तब स्पाउस का नाम देना होता है।
एड्रेस देंगे, क्या आपका एड्रेस है। एड्रेस आपका पासपोर्ट पे हो सकता है, यूटिलिटी बिल पे हो सकता है, इलेक्शन कमीशन कार्ड पे हो सकता है, आधार कार्ड पे हो सकता है, और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आप, लाइक पैन कार्ड, जीएसटी, पासपोर्ट। अगर कंपनी है तो आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, जिसको हम डिन भी कहते हैं। बैंक अकाउंट नंबर भी आपको देना पड़ सकता है। यू कैन, ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट के आईडी के हिसाब से ही देना पड़ेगा। जो जैसे कई बार एग्रीमेंट आप करते हैं तो प्रेस्क्राइब्ड होता है कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो उसी के हिसाब से देना पड़ता है, और वो नाम गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। जब कभी भी आप पासपोर्ट नंबर दें तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पासपोर्ट रिन्यूअल होता है तो वो डॉक्यूमेंट नंबर फिर से बदल जाता है। तो आप पासपोर्ट नंबर किसी डॉक्यूमेंट में ना दें तो ये बेटर होगा आपके लिए। मान लीजिए कोई माइनर एग्रीमेंट करता है, तो आप माइनर के कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस एग्रीमेंट में, उसकी डिस्क्रिप्शन आप कैसे डालेंगे, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब भी अपने गार्जियन के थ्रू करेगा। तो चलिए देखते हैं। माइनर विल ऑलवेज एक्ट थ्रू नेचुरल गार्जियन अपॉइंटेड आइदर थ्रू कोर्ट और थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो माइनर का गार्जियन को कोर्ट अपॉइंट करता है या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो अपॉइंट होते हैं। तो उस केस में हम लिखेंगे माइनर का डिस्क्रिप्शन कैसे डालेंगे, ABC या माइनर एक्टिंग थ्रू KLM हु इज हर मदर एंड नेचुरल गार्जियन। तो इस प्रकार से आप एग्रीमेंट लिखेंगे जब भी आप किसी माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट बनाएंगे। तब मान लीजिए कोई ट्रस्ट पार्टी हो तो उसके बारे में कैसे उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे XYZ ट्रस्ट ऑफ डैश ट्रस्ट फॉर्म अंडर द डैश लॉ, यहाँ लॉ का नाम लिखेंगे, और भी कोई डिटेल होगा तो यहाँ डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप ट्रस्ट का डिस्क्रिप्शन देंगे। पावर ऑफ अटर्नी, अगर आप पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो उसका भी लिखना होता है आपको कि ABC पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड या X पर्सन, ऐसे करके वहाँ भी आपको देना होता है, नहीं तो आप एग्रीमेंट में नहीं एंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो कॉर्पोरेट एंटिटी में क्या देना हो। जब कॉर्पोरेट एंटिटी कहने का मतलब कि कोई कंपनी है वो एग्रीमेंट में एंटर करती है, तो उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ता है, पैन देना पड़ सकता है, उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ सकता है, कंपनी हो या LLP हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ सकता है, GST रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ सकता है, और कोई भी अदर आईडी जो सरकार द्वारा मान्यता जिसको प्राप्त है। जब भी आप कॉर्पोरेट के बिहाफ पे एग्रीमेंट बनाएं तो पैन, CIN और टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कॉर्पोरेट का परमानेंट होता है। अदर डिटेल बदल भी सकती हैं, जैसे आप नेम चेंज हो सकता है, कॉर्पोरेट का एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन ये तीनों डॉक्यूमेंट परमानेंट होते हैं, पैन, CIN और टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी। आप देख रहे हैं ये संदर्शन हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड एक नंबर, सेकंड में है देवना आवासना प्राइवेट लिमिटेड, 3 नंबर में है देवालोक गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, चौथे में एक्सलेंट हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड, 5वें में यमुना हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड, 6ठे में शिव ज्ञान हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड। ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये सारे कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई हैं। हैविंग देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट 7 चित्तरंजन एवेन्यू 3rd फ्लोर कोलकाता 72। आप देख रहे हैं ये एड्रेस है कंपनी का। और आप देख रहे हैं 6 कंपनियां थी यहाँ तक, अब ये 7वीं कंपनियां कोलेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, सेम्प्रिटन व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, सेम्प्रिटन कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, कोलेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेम्प्रिटन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, फेटिसिडल प्राइवेट लिमिटेड, all incorporated under Companies Act 1956 having their principal business at 12/1
नलिनी सेनगुप्ता सरानी कोलकाता 87। तो इन कंपनियों का जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 का ये एड्रेस है और 1 to 6 कंपनियों का ये एड्रेस है, चित्तरंजन एवेन्यू ये वाला एड्रेस। ठीक है। ऑल रिप्रेजेंटेड बाय देयर ऑथराइज सिग्नेटरी, ये इनके ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है? अपूर्वा सलापुरिया। और ये किनके बेटे हैं अपूर्वा सलापुरिया? लेट राकेश सलापुरिया, ये राकेश सलापुरिया के बेटे हैं। आप देख रहे हैं इनका एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस है, ये यहाँ पे रहते हैं। ये सारे लोग क्या हैं? ये सारे लोग लैंड ओनर हैं। और दूसरी पार्टी कौन है? आप देख रहे हैं ये तुषार डालमिया है। किनके बेटे हैं? सुनील डालमिया के। क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। आप देख रहे हैं पैन नंबर दिया हुआ है, ये पैन नंबर, ताकि इनको इस पैन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये बेसिकली परचेजर हैं। तो इनमें क्या दिया हुआ है इनका? आप देख रहे हैं नेम दिया हुआ है, फादर नेम दिया हुआ है, पैन नंबर दिया हुआ है, इनका कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है। तो जब भी डिस्प्यूट होगा तो इस डिस्प्यूट में हम इनको पैन नंबर के थ्रू पहचान सकते हैं। चलिए एक दूसरे एग्रीमेंट कर देखते हैं। आप देख रहे हैं ये कामधेनु है। कामधेनु क्या है? कंपनी। आप देख रहे हैं इसका CIN नंबर ये है। A company incorporated under Companies Act 1956 now governed under the Companies Act 2013 having its registered officer, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका। इसके बाद इसको लाइसेंसर कहेंगे। ठीक है। थ्रू इट्स डायरेक्टर, ये डायरेक्टर के थ्रू एग्रीमेंट बना हुआ है। डायरेक्टर के नाम क्या है? सुनील कुमार अग्रवाल। दूसरी कंपनी कौन है? आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड, इसके CIN नंबर ये है और इसका एड्रेस है और ये लाइसेंसी है। तो आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ है। जब भी आप डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ देंगे तो हम इसको डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन करने का मतलब कि कोई डिस्प्यूट हो तो हम उनको पहचाने कि आखिर ये कंपनी है कौन, किसने इसके बिहाफ पे एग्रीमेंट किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सुनील कुमार अग्रवाल ने कामधेनु को बिहाफ पे एग्रीमेंट किया है। आप ये देखिए ये वरुण मनोज कुमार जैन हैं जो आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो यही है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। नंबरिंग ऑफ पार्टीज। नंबरिंग ऑफ पार्टीज कहने का मतलब कि एग्रीमेंट जब हम कई बार करते हैं तो उसमें कई सारी पार्टियां होती हैं। ठीक है। तो जब भी पार्टियां होंगी तो उनको नंबर करना जरूरी हो जाता है कि 1, 2, 3, 4, 5। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, क्योंकि नंबरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब काफ़ी सारी पार्टियां होती हैं। दो पार्टियों में तो कोई असर नहीं होता है, क्योंकि दो पार्टियों का एग्रीमेंट बनाना काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन जब कई सारी पार्टियां होती हैं तो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप नंबरिंग करें तो उनको कंसिस्टेंट रहें। उनका नाम, जैसे माने दो पार्टियां हैं तो एक होगा टेनेंट, एक होगा लैंडलॉर्ड। तो आप एग्रीमेंट में जब भी लिखें तो टेनेंट लिखें और लैंडलॉर्ड लिखें। ये नहीं कि कहीं आप लिख रहे हैं द टेनेंट, कहीं लिख रहे हैं टेनेंट, कहीं लिख रहे हैं लैंडलॉर्ड, कहीं लिख रहे हैं द लैंडलॉर्ड। तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। व्हेन यू डिफाइन अ पार्टी बाय स्टेटस लेट इट बी अ टेनेंट और लैंडलॉर्ड, देन थ्रू आउट द एग्रीमेंट राइट टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। जब भी आप पार्टी में किसी को टेनेंट डिफाइन करते हैं तो उसको टेनेंट ही लिखें, और लैंडलॉर्ड डिफाइन करते हैं तो उसको लैंडलॉर्ड ही लिखें। अगर आप टेनेंट के पहले द टेनेंट लगा देते हैं और डिफाइन करते हैं टेनेंट और लिखते हैं द टेनेंट, या डिफाइन करते हैं द टेनेंट और लिखते हैं टेनेंट, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो आप इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहें। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम दो पार्टियां से अधिक होंगी तो उनको कैसे हम लिखेंगे। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम एग्रीमेंट बनाते थे, ये पहले के समय की बात बता रहा हूँ, तो जब भी हम एग्रीमेंट बनाते थे तो उसके पार्टीज के नाम के आगे उनका नंबर करते थे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ KML, आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्टी है। OPQ आप देख रहे हैं यहाँ सेकेंड पार्टी है। XYZ आप देख रहे हैं यहाँ थर्ड होना चाहिए, गलती से सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड होगा यहाँ पे। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ। तो इस प्रकार से नंबरिंग की जाती थी। ये पहले का कॉन्सेप्ट है, ताकि किस पार्टी का हम जिक्र करेंगे उसका नंबर भी लिखना होता था एग्रीमेंट में।
तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि तो इस तरीके से प्रॉब्लम तो इस नंबरिंग वाले तरीके से प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो रीडर होता था एग्रीमेंट का, जो एग्रीमेंट को पढ़ता था, वो उसके माइंड पे हमेशा ध्यान नहीं रहती थी कौन सा कौन पार्टी है, और उसको बार बार पेज पलट के देखना होता था कि जब 3 लिखा है तो थर्ड पार्टी कौन है, फोर्थ लिखा है तो फोर्थ पार्टी कौन है, फिफ्थ लिखा है तो फिफ्थ पार्टी कौन है। तो इस टाइप से काफ़ी बोरिंग और हेक्टिक हो जाता था, और कई बार एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने वाले ही कंफ्यूज हो जाते थे। अब एक नया तरीका है जहां आपको नंबरिंग नहीं करनी होती है। तो इस तरीके में आप पार्टी को एब्रीविएटेड नेम से लिखते हैं, उसके स्टेटस से लिखते हैं, या उसके रोल उसका एग्रीमेंट में क्या होगा। अगर एम्प्लॉयर होगा तो एम्प्लॉयर लिखेंगे, एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्टर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर लिखेंगे, एजेंट होगा तो एजेंट लिखेंगे। एक्सेप्शन: अदर देन पार्टनरशिप कॉपरेशन एग्रीमेंट वेयर द स्टेटस, right and obligation of the parties are different from each other in the agreement, so this will have the exception। तो इन सब में एक्सेप्शन होगा, जो ऊपर वाला मेथड है उसको फॉलो नहीं करेंगे, लाइक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉपरेशन एग्रीमेंट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये वाला एग्जांपल ये कहता है कि जब दो पार्टीज हैं तो उनका आप नाम से उन्हें एग्रीमेंट में रेफर कर सकते हैं, या स्टेटस से भी रेफर कर सकते हैं, या रोल से भी रेफर कर सकते हैं। बट दोनों जब मिलके एक तीसरी बनती हैं तो आप उसको, अगर जॉइंट वेंचर का केस है तो जॉइंट वेंचर कहेंगे, और या तो उनको पार्टीज कहेंगे। तो चलिए इस क्लॉज को देखते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर बाय टू पार्टीज, द फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, द फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी मस्ट बी डिफाइंड बाय देयर रिस्पेक्टिव नेम। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर बेसिकली मतलब दो कंपनी मिलके एक तीसरी एंटिटी बनाती हैं, तो एक तीसरी कंपनी बनाती है, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो हम जब फर्स्ट पार्टी की बात करेंगे तो उसको उसके नाम से बुला सकते हैं, सेकंड पार्टी को कहेंगे तो उसको उसके नाम से बुला सकते हैं। जब दोनों मिला के बात करेंगे, दोनों कंपनी की जो एक तीसरी एंटिटी बनी है, तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहेंगे। In case where the parties to the agreement have same status like buyer, employer, employee, then individually the parties must be defined by their respective name and collectively by their respective holder like parties। तो इस लाइन को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ये एक इंटरनल वर्क एग्रीमेंट है। आप देख रहे हैं ये एक इंटरनल वर्क एग्रीमेंट है। तो इसमें ये क्या है? ये जो है ये ओनर है। आप देख रहे हैं ये ओनर के डिफाइंड है, और ये देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है। आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर डिफाइंड है यहाँ पे। तो इस एग्रीमेंट में जब भी इन दोनों की बात होगी, जब ओनर अपना बात कहेगा तो उसको हम ओनर के रूप में डिफाइन करेंगे कि ओनर ये कहना चाह रहा है और कॉन्ट्रैक्टर उसको एग्री कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहा है ओनर एग्री कर रहा है। लेकिन जब दोनों किसी बात पे सहमति होंगे तो उन दोनों को हम पार्टीज कहेंगे। देखिए यहाँ कैसे डिफाइंड है। द ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर हियर इन आफ्टर जॉइंटली रेफर टू एज द पार्टीज। जब इन दोनों की बात होगी तो हम उन दोनों को पार्टीज कहेंगे, लेकिन जब एक की बात होगी तो उनको पार्टी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओनर हैज अप्रोच द कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ हम इनके रोल से डिफाइन कर रहे हैं कि ओनर कौन है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो जो हम ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो इसमें ओनर कॉन्ट्रैक्टर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है वर्ड। यहाँ इस एग्रीमेंट में हम इन्हें कंपनी के नाम से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कंपनी के नाम से पता नहीं लग पाता कि कौन ओनर है कौन कॉन्ट्रैक्टर है। आप अक्सर भूल जाते हैं, तो ओनर कॉन्ट्रैक्टर को हम इसलिए डिफाइन करते हैं। और जब उन दोनों का बारे में एक साथ बात करेंगे तो उनको पार्टीज कहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होता, तो इसमें कि ये पार्टी होती, इसको इसके नाम से बुलाते हैं लाइक रामाप्रस्था, इसको इसके नाम से बुलाते लाइक सर्वो। और जब भी दोनों की बात होती अलग अलग तो रामाप्रस्था और सर्वो करके हम इस एग्रीमेंट में बात करते हैं, जैसे हमने इसमें ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के तरह तर्ज पे बात किया है। बट जब भी ये एक साथ मिल के बात करेंगे थर्ड वेंचर की, तो वहाँ हम करेंगे जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर पार्टी। तो वहाँ पे
हम JVC करके या जॉइंट वेंचर करके हम उसे पुकारेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पार्टीज करके पुकारा, आप देख रहे हैं यहाँ पार्टीज। अभी एग्जांपल देखते हैं। द ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर हियरिन आफ्टर जॉइंटली रिफर्ड टू एज द पार्टीज एंड इंडिविजुअली एज अ पार्टी। तो ये एग्रीमेंट बनाने का तरीका है। अब एब्रीविएटेड नेम देख लें। तो it is better to assign the parties abbreviated name because the writing full name throughout the agreement hectic and cumbersome। देखिए, हम बार बार किसी कंपनी का नाम थ्रू आउट द एग्रीमेंट में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम अक्सर उसका एब्रीविएटेड नेम लिखते हैं या उसके रोल के आधार पर उसका नाम कर लेते हैं, जैसे लेजर, लेसी, ओनर, कॉन्ट्रैक्टर, जो कि आपने पिछले एग्जाम्पल में दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि XYZ सन ऑफ DEF, तो यहाँ इनको हमने लेजर लिया, तो थ्रू आउट एग्रीमेंट इनको हम लेजर ही लिखेंगे। और यहाँ हम KLM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को थ्रू आउट द एग्रीमेंट लेजी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इसको हमने लेजी ही माना है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड XYZ विल बी रिप्रेजेंटेड एज द लेजर एंड KLM विल बी रिप्रेजेंटेड एज द लेसी इन द एग्रीमेंट। अब जब भी हम एग्रीमेंट में इनकी बात करेंगे तो XYZ के बदले हम लेजर लिखेंगे और KLM के बदले हम लेजी लिखेंगे। चलिए हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। आप देखिए चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? वेयर एज क्लॉज या रिसाइटल क्लॉज। तो वेयर एज या रिसाइटल क्लॉज, कई बार इसको हम बैकग्राउंड क्लॉज और इंट्रोडक्शन क्लॉज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली स्टोरी बिहाइंड द एग्रीमेंट बताता है कि इस एग्रीमेंट क्यों आया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। मान लीजिए आप सेल डीड बनाते हैं, तो सेल डीड में क्या लिखा जाएगा, स्टोरी बिहाइंड क्या होगा कि मान लीजिए ए के पास ये प्रॉपर्टी थी, ए से बी ने लिया और बी को इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, तो बी सी को बेचना चाहता है इतने अमाउंट में। तो ये हो गया स्टोरी बिहाइंड द एग्रीमेंट। इसी को हम कहते हैं क्लॉज और रिसाइटल क्लॉज, कि एग्रीमेंट आखिर क्यों आया, क्यों उसकी बेचने को जरूरत पड़ी। हो सकता है पैसे की दरकार हो, और ये क्यों खरीदना चाह रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी की दरकार है। इस रिसाइटल क्लॉज को हम वेयरएस, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। रिसाइटल क्लॉज बेसिकली एग्रीमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज के बाद आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्रीमेंट में, ये है एग्रीमेंट का नाम, ठीक है, ये है प्रीएम्बल, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। अब देख रहे हैं ये है रिसाइटल, वेयरएस वेयरएस वेयरएस। ये रिसाइटल की पहचाने की वेयरएस लिखा होगा लाइन के शुरू में, जैसे आप देख रहे हैं एंड वेयरएस। पहले हम वेयरएस लिखते हैं पहली बार जब रिसाइटल क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद जितने बार भी हम लिखेंगे उसमें हम एंड जोड़ देंगे, एंड वेयरएस। चलिए मैं एक दूसरा एग्रीमेंट आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं वेयरएस, ये एक अलग फॉर्मेट में है। आप देख रहे हैं एक ही बार लिखा है वेयरएस, उसके बाद इसको नंबरिंग कर दिया है ABCDE करके FG। तो ये सारे रिसाइटल क्लॉज है। रिसाइटल क्लॉज करने का मतलब द बैकग्राउंड बिहाइंड द स्टोरी। और भी मैं दो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिसाइटल, देख रहे हैं ये रिसाइटल है, और यहाँ वेयरएस। तो इसको कई तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है मान लीजिए, तो उस प्रॉपर्टी का रिसाइटल है। रिसाइटल मतलब बैकग्राउंड स्टोरी। तो एक पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ कि जो वेंडर है, मतलब जो सेलर है, वो सोल और एब्सोल्यूट ओनर है प्रॉपर्टी का, और उसी के पोजीशन में प्रॉपर्टी है, जो कि एक दुकान है ग्राउंड फ्लोर पे, जिसका एरिया है इतना। और जब वो प्रॉपर्टी का रूफ राइट नहीं है, मतलब रूफ राइट कहने का मतलब कि अगर आप वो प्रॉपर्टी, वो दुकान लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि छत पे जाके मस्ती भी कर सकते हैं, आपको बस वो दुकान तक ही आपके राइट से मीटर। फिटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विथ इट सेपरेट मीटर रनिंग कंडीशन, और वो उस दुकान में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है जो रनिंग कंडीशन में। आयरन शटर है दुकान में, और प्रॉपर्टी का नंबर है 49 में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। 49 नंबर खसरा ऑफ इतना हौज खास के इलाके में, दिल्ली में ये लोकेटेड है। तो ये राइट है ओनर का, और इस प्रॉपर्टी की बाउंड्री ईस्ट में है किसी और की प्रॉपर्टी, वेस्ट में भी किसी और की प्रॉपर्टी है, नॉर्थ में गुरुद्वारा है, और साउथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब देखिए
हैविंग परचेज द अबव मेंशन प्रॉपर्टी द वेंडर फ्रॉम श्रीमती गीता देवी। अब देखिए, वेंडर ने प्रॉपर्टी कहाँ से ली है? श्रीमती गीता देवी। वाइफ किसकी है? गीता देवी, श्री सत्यदेव सक्सेना की, जो कि सेल डीड से लिया गया था, उसका ये नंबर है। कहने का मतलब जो सेलर है वो प्रॉपर्टी लिया है श्रीमती गीता देवी से। अब ये क्लॉज देखते हैं, एंड वेयर एस, यहाँ वेयर एज आएगा, सॉरी। चलिए ये क्लॉज, ये रिचार्टेड क्लॉज समझते हैं। तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो सेलर है वही इस प्रॉपर्टी का ओनर है और उसी के पोजीशन में प्रॉपर्टी है जो कि वो बेच सकता है। उसके पास पूरे अधिकार हैं बेचने के, जिस तरीके से भी हो। और ये प्रॉपर्टी कहीं गिरवी विरवी नहीं रखी गई है और ना ही इस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है और ना ही ये प्रॉपर्टी किसी को जीपीए के द्वारा दी गई है। अब देखिए, ये देखिए, एंड वेयर इज द फोर्सेड। अब ये कह रहा है कि द कॉलोनी है जो एमसीडी या डीडीए से रेगुलराइज्ड है, जिसका ये नोटिफिकेशन नंबर है और प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर्ड नहीं की गई है। तो ये है बैकग्राउंड स्टोरी। आप देख रहे हैं ये भी बैकग्राउंड है। वेयर द प्रॉपर्टी अंडर सेल इज नाइदर, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही कोई एक्वायरिंग के प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस जो सेल है यहाँ देख रहे हैं उसकी भी इसमें मेंशन किया गया है कि प्रीवियस इसमें कैसे ये प्रॉपर्टी इनको आई, और अगर इस रिगार्डिंग इस जो ये जो सेल बन रहा है, ये जो डीड है जो अभी बन रहा है, तो अगर इसमें कुछ भी डिफेक्ट है तो एडवोकेट और राइटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये भी कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, कोई कोर्ट वोर्ट का केस भी नहीं है, और ये प्रॉपर्टी जो सेलर है वो बोनाफाइड नीड और रिक्वायरमेंट में बेच रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो बोनाफाइड है, वो जेन्युइन प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि डिस्प्यूटेड, लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं है। तो ये सारे वेयरएस क्लॉज में ये हम लिखते हैं। अब चलिए मैं आपको वेयरएस क्लॉज का दो चार एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे हम वेयरएस क्लॉज लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब देखिए, अब चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसाइटल क्लॉज। इनके टाइप्स होते हैं, जैसे नैरेटिव होता है, तो नैरेटिव क्या कहते हैं? हिस्ट्री बताता है, हिस्ट्री ऑफ द पार्टी, देयर बिजनेस रिलेशन एंड देयर प्रीवियस डिस्कशन, ये होता है नैरेटिव रिसाइटल क्लॉज। और एक होता है इंट्रोडक्शन, इट गिव्स द रीजन ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट। तो जो इंट्रोडक्शन वाला रिसाइटल होता है वो रीजन बताता है क्यों, जैसे इस केस में यहाँ देख रहे हैं ये रीजन बता रहे हैं कि बोनाफाइड उनको रिक्वायरमेंट है इसलिए वो बेच रहे हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और ये सारी स्टोरी हो गए, तो ये हो गया नैरेटिव। अक्सर क्या होता है ना, नैरेटिव और इंट्रोडक्शन वाला रिसाइटल काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है उन दोनों के बीच में अंतर जानना। सो लोग क्या करते हैं कि मिक्स करके दोनों लिख देते हैं। उनको कई बार जो ड्राफ्ट्समैन होते हैं या जो बनाते हैं उनको समझ नहीं आता है, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है मिक्स करके लिखना कि कब इंट्रोडक्शन होगा, कब नैरेटिव रिसाइटल होगा, कब इंट्रोडक्शन रिसाइटल होगा, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हैं ऐसे। अब चलिए एलिमेंट देखते हैं जो रिसाइटल क्लॉज में लिखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टीज, बिजनेस ऑफ द पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, डिटेल ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, डिटेल ऑफ एनी प्रीवियस डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड। आपने देखा कि प्रीवियस डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड का डेट था, ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये डीड है कि जो सेलर है वो किससे परचेज किया, तो ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट का डिटेल है, ये भी रिसाइटल में लिखाता है। और पार्टीज का इंटेंशन, जैसे वहाँ बोनाफाइड था, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये बोनाफाइड नीड्स एंड रिक्वायरमेंट हैज़ टू सेल, या इंटेंशन उनको बेचना है ताकि उनको पैसे की ज़रूरत है। डिटेल्स आपने देख लिया, डिटेल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होता है लेकिन ये ब्रीफ में लिखते हैं। सब्जेक्ट मैटर सेल है इसका, क्योंकि इस ऐसा लिखा गया है कि सेल है, देखिए यहाँ पे सेल वर्ड यूज है, तो सब्जेक्ट मैटर सेल है। और बिजनेस ऑफ द पार्टीज और इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टीज, यही सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए देखते हैं कि अब रिसाइटल अगर लेंदी होगा तो कैसे लिखेंगे। तो इसको हम सिंपल पैराग्राफ में लिख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, जब लेंदी होगा तो। जैसे आपको मैं ये एग्रीमेंट दिखाता हूँ,
इसमें रिसाइटल देखिए, एक है, दो है, इसमें तीन है, इसमें तीन ही रिसाइटल है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये देखिए, इसमें इसमें देख रहे हैं ए बी, ये रिसाइटल क्लॉज है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इन सातों को छोटे छोटे पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पे किया है, चार चार पाँच पाँच लाइन का पैराग्राफ करके आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा हम वो समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए है रिसाइटल क्लॉज की, क्योंकि ये बैकग्राउंड स्टोरी बताता है फ्रॉम बिगनिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अराइज क्यों हो रहा है, रीजन देता है बेसिकली। और ये गोल बताता है कि कॉमन पार्टीज के, आखिर पार्टीज के गोल क्या हैं। पार्टीज के गोल हैं बेचना, जैसे कि हमने प्रीवियस एक सेल डीड में आपको मैंने ड्राफ्ट करके रखा था ये वाला पोर्शन, तो यहाँ है सेल, यहाँ आप देख रहे हैं वर्ड सेल, यहाँ इनका गोल है सेल। और जैसे कि मैं आपको इस एग्रीमेंट में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो एग्रीमेंट है, देखिए, द परचेजर हैज़ अप्रोच द वेंडर फॉर एक्वायरिंग वन फ्लैट, एक्वायरिंग मतलब खरीदने के लिए, तो यहाँ भी सेल है, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी चाहता है। तो यही होता है जब भी हम रिसाइटल क्लॉज, बेसिकली बैकग्राउंड स्टोरी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि गोल बताता है पार्टीज के गोल क्या हैं, बिगनिंग से, शुरू से लेके एंड तक की, बेसिकली चार पाँच छः सात लाइन में एक स्टोरी बता देता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइटल वाइल मेकिंग सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल डीड बनाने में बहुत रिसाइटल का इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी अब इंडिया में आप सेल डीड बनाते हैं तो हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं 30-40 साल तक कि वो प्रॉपर्टी किसके पास थी। मान लीजिए ए के पास थी प्रॉपर्टी, अब बी के पास है, ठीक है, अब बी से सी खरीद रहा है, तो जाहिर सी बात है सी डॉक्यूमेंट मांगेगा बी से, बी डॉक्यूमेंट दिखाएगा, तो जब ए ने बी से लिया होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन किया होगा ताकि वो चेक किया जा सकता। फिर जो इसके वकील होंगे, चाहे रजिस्ट्री में जो काम करता है, वो डॉक्यूमेंट नंबर ले जाकर चेक करेगा कि वाकई ये प्रॉपर्टी ए की थी भी या नहीं थी, या बी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के रखा है। तो इस टाइप से फॉर्जरी को काउंटर करने के लिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल डीड में रिसाइटल क्लॉज मैंडेटरी लिखना ही पड़ता है आपको, नहीं तो इससे फॉर्जरी काउंटर नहीं हो पाएगी, कि हम प्रॉपर्टी ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे 30 साल तक किसके पास थी। आप जितने भी सेल डीड देखेंगे ना, सब में रिसाइटल क्लॉज होता है, और स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रिकॉशन देखते हैं कि रिसाइटल क्लॉज में ज़्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करना है। अवॉइड रिपीटिशन, सेंटेंस को ऐसा ना हो कि सेंटेंस आप वहाँ पे भी लिख रहे हैं, ऑपरेटिव क्लॉज में भी लिख रहे हैं, और भी कोई क्लॉजेज में लिख रहे हैं, तो ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करना है। और कई बार रिसाइटल क्लॉज ऑपरेटिव क्लॉज को भी कंट्रोल कर लेता है कि उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं, आप नीचे जो पैराग्राफ या क्लॉजेस बनाए आप उसमें ये लिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए रिसाइटल क्लॉज को ना शॉर्ट में लिखा जाता है, एक बैकग्राउंड स्टोरी की तरह। वहाँ पे राइट एंड लायबिलिटी, आप ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपके राइट एंड लायबिलिटी अराइज हो जाएंगे, बट राइट एंड लायबिलिटी ऑपरेटिव क्लॉज में लिखे जाते हैं। रिसाइटल क्लॉज बेसिकली एक कहानी बताती है। अब चलिए कैसे हम रिसाइटल क्लॉज को लिखेंगे। तो पहला मेथड है अंडर दिस मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, कई मेथड से हम रिसाइटल क्लॉज को लिखते हैं। तो अंडर दिस मेथड वी राइट वेयरएस इन द फर्स्ट क्लॉज एंड इन द लेटर क्लॉज यू राइट एंड वेयरएस। तो पहली क्लॉज में हम वेयरएस लिखते हैं और बाकी के क्लॉजेस में एंड वेयरएस लिखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं पहली यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने आपके लिए, वेयरएस, उसके बाद जितने बार हम रिसाइटल क्लॉज लिखेंगे एंड वेयरएस, ये भी कैपिटल में होता है, इसको मैं आपको बता दूँ, ये कैपिटल में होता है, ठीक है, एंड वेयरएस। तो पहला मेथड ये है कि हम वेयरएस लिखेंगे पहली लाइन में, दूसरी जो तीसरी पैराग्राफ लिखेंगे रिसाइटल क्लॉज के, उसमें एंड वेयरएस करके लिखेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल है, आप देख रहे हैं पहली में वेयरएस, दूसरे में है एंड वेयरएस, तीसरा में एंड वेयरएस, चौथा भी होगा तो इसमें भी एंड वेयरएस होगा।
इसमें बेसिकली तीन ही है रिसाइटेड क्लॉज। सेकेंड मेथड में आते हैं। सेकेंड मेथड में एक बार हम वेरेस लिख देते हैं, ठीक है, एज ए हेडिंग, ठीक है, एंड इन द लेटर क्लॉज गिव द नंबरिंग न्यूमेरिकली। उसके बाद उसको हम नंबर कर देते हैं, जितने भी क्लॉज डालेंगे ना उसको नंबर कर देंगे। इसका एग्जांपल देख रहे हैं आप, वेरेस एंड वेरेस नहीं लिखते हैं। जैसे कि एक बार आपने वेरेस लिख दिया, उसके बाद जितने क्लॉज लिखेंगे ना आप उसको नंबर कर देंगे, ABCD। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं एग्जाम्पल है, एक ही बार यहाँ वेरेस लिखा है, उसके बाद से यहाँ नंबर लिखा है। तो ये दूसरा मेथड है रिसाइटेड क्लॉज को ड्राफ्ट करने का। तीसरा मेथड है कि अंडर दिस मेथड यू राइट इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन एज द हेडिंग एंड देयर आफ्टर नंबर द सब्सिक्वेंट क्लॉज गिविंग नंबर न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। तीसरा में जैसे ये लिख देते हैं हम इंफॉर्मेशन करके और ABCD करके लिख देते हैं, या बैकग्राउंड यहाँ लिख देंगे इंफॉर्मेशन की जगह, फिर ABCD लिख देंगे, या इंट्रोडक्शन लिखेंगे फिर ABCD करके लिख देंगे। तो दूसरा और तीसरा मेथड काफ़ी सिमिलर है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना, रिसाइटल होता भी नहीं बहुत सारे एग्रीमेंट पे। जैसे लोन एग्रीमेंट है, तो उस लोन एग्रीमेंट में रिसाइटल क्लॉज नहीं होता है। उसमें पार्टीज सीधा बोरोवर और लेंडर के रूप में डिफाइंड होती हैं आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। जब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो तब उसके बाद रिसाइटल क्लॉज आता है। तो इस केस में रिसाइटल क्लॉज होता ही नहीं है। आप सीधा मेंशन कर सकते हैं लोन अमाउंट, टेन्योर और कितना कब से कब तक देना है लोन को। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है चैप्टर 10, और इस चैप्टर का नाम है इफेक्टिव डेट। तो द एग्रीमेंट मस्ट इंडिकेट इफेक्टिव डेट। सारे एग्रीमेंट में इफेक्टिव डेट होना चाहिए। अगर इफेक्टिव डेट नहीं लिखा होगा तो हम एग्जीक्यूशन डेट को ही इफेक्टिव डेट मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन डेट और इफेक्टिव डेट में अंतर क्या होता है। तो हम एग्रीमेंट जब बनाते हैं, मान लीजिए हम आज एग्रीमेंट बना रहे हैं 2 साल पहले से, जैसे मान लीजिए 2023 चल रहा है आज, तो हम 2020 से एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो 2020 से आज तक का हमको एग्रीमेंट बनाना है, तो हम आज उस एग्रीमेंट को बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। चाहे मान लीजिए हमको 2025 से एग्रीमेंट बनाना है और हम 2023 में हैं, तो हम आज भी 2025 से एग्रीमेंट बना सकते हैं, जो कि 2025 से ही लागू होगी। तो जब भी आप उस टाइप की एग्रीमेंट बनाएं तो उसमें इफेक्टिव डेट का लिखना जरूरी है। इफेक्टिव डेट बेसिकली मीन्स व्हेन द एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स। एग्रीमेंट कब से फोर्स में आएगी। अब देखिए जैसे ये है, ये देखिए ये है कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन डेट। तो एग्जीक्यूशन डेट है इसका 11 मई 2015। इसके कहने का मतलब कि इस डेट को कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में कब से आएगा, ये तो डेट इसमें लिखा हुआ नहीं है, या तो लिखा भी होगा तो इसके अंदर लिखा होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन इसको हम एग्जीक्यूशन डेट बोलेंगे कि किस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना। अब इफेक्टिव डेट कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कब से इफेक्ट में आएगा। जैसे मान लीजिए 2015 है, आप चाह रहे हैं कि 2017 से ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2017 का डेट मेंशन होना चाहिए कि किस डेट से 2017 के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। या मान लीजिए कोई रेंट, किसी प्रॉपर्टी का आपको बैक डेट में रेंट एग्रीमेंट बनाना है, अभी 2015 चल रहा है तो 2013 से बनाना है, तो आप आज बना सकते हैं एग्रीमेंट को, लेकिन उसमें जो इफेक्टिव डेट होगा ना वो 2013 का होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2013 से लागू की गई थी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप कल के लिए भी बना सकते हैं, परसों के लिए बना सकते हैं, और 2 साल पहले जो घटना आपने कर दी उसके लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं कि आज ही से ही बनेगा। तो इसीलिए इफेक्टिव डेट और एग्जीक्यूशन डेट में आपको अंतर जानना जरूरी है। जैसे जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उस ऑफिस में मान लीजिए पुराना एग्रीमेंट बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आज 2023 है, 2021 का एग्रीमेंट बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे पुराना डेट डालते हैं। जैसे मान लीजिए 2023 है तो 2020 का डेट डाल के, 2020 से हमको बनवाना था तो 2020 का डेट डाल के वो एग्रीमेंट बनाते हैं। और अंदर भी ले जाके इफेक्टिव डेट होता है कि दिस एग्रीमेंट शेल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 2020 दिसंबर 2020, ऐसे करके वो बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इससे बना के आप जब बैक डेट में रजिस्ट्री कराएंगे ना,
तो रजिस्ट्री वाला ज़्यादा पैसा लेता है आपसे। नोटरी वाला, रजिस्ट्री में तो रजिस्टर होगा नहीं, लेकिन नोटरी वोटरी होगा ना, तो आपसे ज़्यादा पैसा लेगा वो। समझ रहे हैं? और ये बनाने का भी तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप कभी भी बना सकते हैं। कल का जो बीता हुआ कल का है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, जो 5 साल बाद है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये इफेक्टिव डेट और एग्जीक्यूशन डेट समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े लॉ फॉर्म में भी ऐसा नहीं कर पाते हैं लोग। इनिशियली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको भी ये चीज़ नहीं पड़ता होता है, इफेक्टिव डेट और एग्जीक्यूशन डेट का अंतर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो एग्रीमेंट 3 तरीके से लागू होती है। एक तो आप जब बनाते हैं साथ ही साथ लागू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कि साइमल्टेनियसली विथ एग्जीक्यूशन। जैसे मान लीजिए आप किसी का रूम रेंट ले रहे हैं, तो कल से ले रहे हैं तो आज एग्रीमेंट बनवा लीजिए कल के डेट से। या रेट्रोस्पेक्टिव, मान लीजिए आप 5 साल से रह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आप बैक डेट में भी एग्रीमेंट बना सकते हैं। या फ्रॉम लेट डेटर देन द एग्जीक्यूशन डेट। अब एग्जीक्यूशन डेट के बाद से आपको एग्रीमेंट बनाना है। मान लीजिए आज एग्रीमेंट आप बना रहे हैं जो कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद या कल से लागू होगी, तो उसको भी आप बना सकते हैं। तीनों तरीके के एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। पहला, मैंने आपको ये पहले बता दिया, जब इफेक्टिव डेट किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा तो एग्जीक्यूशन डेट को ही इफेक्टिव डेट मान लेते हैं। कई बार बड़े बड़े लॉ फॉर्म में भी इफेक्टिव डेट नहीं लिखा होता है, क्योंकि बहुत सारे लॉयर की इतनी ड्राफ्ट्समैन की जो बढ़िया ड्राफ्ट कर उनकी मार्केट में काफ़ी कमी है, तो वो लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। आप जब ये कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो आसपास जितने भी वकील हैं उन्होंने एक भी कॉन्ट्रैक्ट के किताब नहीं पढ़े होंगे। जी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा होगा बट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता, तो वो कुछ भी बना के देते हैं। जब ये आप बड़े बड़े फॉर्म के जब आप ये एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है। तब भी आप कंफ्यूज होंगे, इसमें ऐसे लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है। जैसे आपको मैंने दिखाया कि वेरियस क्लॉज 3 तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो आप जब ये पढ़ जाएंगे ना, एक बार ये कोर्स कर लेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की दोबारा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन मतलब बैक डेट में कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये मैंडेटरी नहीं है कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट आज ही से शुरू हो। वो पार्टीज चाहें तो पीछे से जो एग्रीमेंट उनके बीच में चला रहा है उनको कागज पे लिख सकती हैं, उनको एग्जीक्यूट करा सकती हैं फ्रॉम अर्लियर डेट। तो चलिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप ये इफेक्टिव डेट अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। तो दिस एग्रीमेंट शेल कम इनटू इफेक्ट ऑन 5th of 2022। यह एक दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस एग्रीमेंट शेल बी become effective when executed by last signing parties. The agreement is null and void if it is not signed by all the parties within 15 days। तो इस प्रकार से आप इस क्लॉज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। फ्यूचर क्लॉज, फ्यूचर क्लॉज कहने का मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट फ्यूचर में भी बनता है, उसको भी आप आज से बना सकते हैं। जैसे कई बार कंपनीज का जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वर्क एग्रीमेंट देखेंगे तो उसमें उसको प्रोबेशन पर रखा जाता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि काम कैसा कर रहा है, फिर परमानेंट किया जाता है। तो इस सारी चीज़ों में इफेक्टिव डेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है इन सब क्लॉजेस को जब आप ड्राफ्ट करते हैं। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑपरेटिव क्लॉज। तो अक्सर हम 3 नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं किसी भी एग्रीमेंट बनाते हैं। या तो उसको उसके जो प्रोविजंस होंगे उसको आर्टिकल बोलेंगे, या तो सेक्शन बोलेंगे, या तो क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, यही 3 नोमेनक्लेचर होते हैं। कई सारे देशों में आर्टिकल्स भी बोलते हैं जिसे हम क्लॉज भी बोलते हैं, प्रोविजंस भी बोलते हैं। कई सारे देशों में सेक्शन बोलते हैं, कई सारे देशों में क्लॉज बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्लॉज बोलते हैं। तो इन तीनों में आपको एक चूज करना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसी को चूज करके कंसिस्टेंट रहना है। जैसे ब्रिटिश प्रेफर करते हैं क्लॉज, अमेरिकन प्रेफर करते हैं आर्टिकल। तो चलिए ओवरलैपिंग, तो चलिए मैं थोड़ा ओवरलैपिंग का बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑपरेटिव क्लॉज है आपके एग्रीमेंट में, ठीक है, और उसको आपने आर्टिकल के रूप में लिखा है। उसको जैसे मान लीजिए इंडिया में आप क्लॉज को आर्टिकल कहते हैं, मान लीजिए आप उसको अपने एग्रीमेंट में आर्टिकल के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसमें कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो वहाँ भी आर्टिकल ही होता है, उसको भी आर्टिकल कहते हैं। तो ये एक ओवरलैप हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। या किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट अगर आप रेफर करेंगे
जैसे AOA, उसको अगर उसको भी हम AOA को आर्टिकल ही बोलते हैं अंडर कंपनी लॉ, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्लॉज यूज़ करेंगे इंडिया में तो बेटर होगा। और एक दूसरा तरीका का, मान लीजिए आप अपने क्लॉज को आर्टिकल कहते हैं, तो आप अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज लॉ के आर्टिकल को ऐसे लिख सकते हैं, आर्टिकल ऑफ डैश ऑफ AOA। तब इस तरीके से आप उसको काउंटर कर सकते हैं। आप अपने जो एग्रीमेंट होगा उसके भी क्लॉजेस को आर्टिकल लिख कह सकते हैं, और जब किसी और आर्टिकल के बात करेंगे आप, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को या कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल को, तो उसको लिखेंगे आर्टिकल डैश ऑफ डैश AOA। यहाँ उस आर्टिकल का नाम दे देंगे या नंबर दे देंगे या जो ABCD होगा वो दे देंगे। तो इस प्रकार से आप इस हार्डशिप को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने का एक और तरीका है कि आप अपने जो डेफिनेशन सेक्शन होता है जो एग्रीमेंट का, या उसको इंटरप्रिटेशन सेक्शन भी बोलते हैं, उसमें आप बता दें कि आप इसको क्या कह रहे हैं, आर्टिकल कह रहे हैं, क्लॉज कह रहे हैं, या सेक्शन कह रहे हैं एग्रीमेंट को। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल। ये देखें, ये डेफिनेशन सेक्शन है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आर्किटेक्ट का मतलब, एडवोकेट का मतलब, तो यहाँ एक आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ताकि पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन ना हो, और कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। एक बार रीड कर लीजिएगा जरूर, जो भी मैं आपको स्लाइड्स पे लिखा है उसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। प्रॉपर हेडिंग ऑफ द सब्सटैंटिव प्रोविजन, जो हेडिंग होता है ना, वो किसी एग्रीमेंट को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। While interpreting the provision of the agreement, parties to the contract often draw their meaning of the provision from the heading of the agreement. तो कई बार जब इंटरप्रिटेशन होता है तो उसका हेडिंग से ही हम उसका मतलब अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं करती है। कोर्ट हेडिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देती है इंटरप्रिटेशन के दौरान, वो प्रोविजन में लिखा क्या है इस बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। आप हेडिंग को लेफ्ट साइड और सेंटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग को आप राइट साइड में नहीं लिख सकते हैं। और जो भी है, अगर आप हेडिंग को लेफ्ट में लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट में ही लिखें, सेंटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटर में ही लिखें, राइट में कभी नहीं लिखेंगे। और जो भी हेडिंग आप दे रहे हैं ना, उसी हेडिंग के रिगार्डिंग जो उसके अंदर क्लॉजेज होंगे उसके बारे में लिखें। अगर आप कोई हेडिंग नहीं समझ पा रहे कि ये किस हेडिंग में आएगा, तो एक सबसे नीचे मिसलिनियस करके हेडिंग बनाइए, उसके अंदर सारे क्लॉजेज डाल दीजिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये यहाँ टाइटल के बारे में बात हो रही है, ये शेयर ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ये कंसिडरेशन एंड पेमेंट, तो ये है हेडिंग। अब जो हेडिंग जिसके रिगार्डिंग है ना, पेमेंट, डिफॉल्ट इन पेमेंट, उसी को इसमें लिखिए। यहाँ पेमेंट के बारे में बात करता है कि अगर पेमेंट देने में डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा। यहाँ मैनर एंड टाइम ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ ये देख रहे हैं आप, अक्टूबर, विद इन अक्टूबर 2016 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेट, जो मैं आपको पिछले एग्जांपल में बता रहा था कि इफेक्टिव डेट का इंपॉर्टेंस। ये एग्रीमेंट कब बना? 11 मई 2015 को बना था, और ये आपको बना है, इसका इफेक्टिव डेट क्या है? अक्टूबर 2016। अब इसमें डेट नहीं लिखा है इफेक्टिव डेट करके, एक पर्टिकुलर डेट की 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ऐसे करके नहीं, लेकिन ये अक्टूबर 2016 से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा अक्टूबर 2016 के बाद। तो इसके रिगार्डिंग आप लीगल एक्शन उसके बाद से आप ले सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये एग्जीक्यूशन डेट और इफेक्टिव डेट का रोल। अब देख रहे हैं यहाँ पोजीशन के बारे में दिया है कि कैसे पोजीशन, तो ये सारे क्लॉज जो है पोजीशन के रिगार्डिंग होंगे। ये क्लॉज किसी और पेमेंट के रिगार्डिंग नहीं होंगे। ये नॉमिनेशन, यहाँ नॉमिनेशन के रिगार्डिंग होंगे। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पेमेंट का डाल दिए या एसोसिएशन कैसे बनेगा वैसे डाल दिए, तो वो सब चीज़ें गलत है।
इस हेडिंग को देख रहे हैं, ये लेफ्ट में, आप इसको सेंटर में भी रख सकते हैं, यहाँ राइट में नहीं रखेंगे आप हेडिंग, राइट अलाउड नहीं होता। और देखिए हेडिंग के अंदर जो प्रोविज़न लिखेंगे, जैसे 8 है ये, यहाँ 8 1 8 2 8 3, फिर 9 है, 9 1 9 2 9 3, ऐसे करके आप न्यूमेरिकली मार्क करते चलेंगे। इसमें चलिए देखता हूँ कि कोई मिसलिनियस करके भी दिया है क्या। देखिए ये है मिसलिनियस। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्लॉज में डालना चाह रहा हूँ और वो किस हेडिंग में आएगा, तो आप उसको मिसलिनियस में डाल दीजिए। समझ रहे हैं, लेकिन इधर उधर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको कि होगा इसमें डाल दिया इसमें। समझ रहे हैं आप बात। तो अगले चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 13, नंबरिंग स्कीम फॉर प्रोविजंस। तो हम प्रोविजन को कैसे नंबर करेंगे अपने एग्रीमेंट में। तो सबसे पहले चीज़ कि आप का जो फॉर्मेट होगा वो नंबरिंग का, वो कंसिस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि कभी आप ABCD यूज़ कर रहे हैं तो कभी 1 2 3 यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें फिर रोमन भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप ABCD यूज़ कर रहे हैं तो ABCD उस प्रोविज़न में यूज़ करें, ठीक है। अगर नंबर यूज़ करें तो नंबर उस प्रोविज़न में यूज़ करें। जैसे कई बार क्या होता है कि लेंदी एग्रीमेंट में ABCD आप यूज़ कर रहे हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ABCD तो 26 ही होता है, तो उसको आपको फिर डबल A करके करना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एग्रीमेंट है, ये 12 पॉइंट है, आप देख रहे हैं 12.1 12.2 12.3 12.4, तो इसमें ऐसे करके है। अब यहाँ आप ये 13 है तो यहाँ ABCD फिर से नहीं कर सकते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं 14.1 14.2, यहाँ भी आप ABCD नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपने नंबर किया है तो यहाँ भी आप नंबर ही कीजिए। ये देखिए, ये जो है यहाँ, ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ आप रोमन कर सकते हैं। क्योंकि रोमन इसलिए किया है कि ये 10 के अंदर है, 10 ये है, ये 10.1 है, और 10.1 के अंदर हमने लिखा है। अगर हम, ये 10.2 नहीं है, ये 10.1 के अंदर इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए 9 है, 9.9। अगर 9.9 के अंदर आपको लिखना है तो रोमन में आप लिख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन। ये ये देखिए, वेयर एज क्लॉज, वेयर एज क्लॉज जनरली ABCD में ही होता है, अगर आप नंबर करके लिखेंगे तो। ये डेफिनेशन क्लॉज देखिए, ये 2 4 क्लॉज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डेफिनेशन क्लॉज कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 2.1 है, इसके अंदर 2 4 पॉइंट और लिखना होगा तो आप रोमन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे फिर। तो नंबरिंग ऐसे होता है, क्लॉजेस को 1 2 3 करके नंबर कीजिए। जैसे ये क्लॉजेज हैं, ये देखिए, ये कंसिडरेशन क्लॉज, ये सेल ट्रांसफ़र, तो ये 3 है, तो कंसिडरेशन 4 है, तो ये डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट 5 है। फिर सब क्लॉज को 1.2 2.1 ऐसे करके कीजिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 5 है तो 5 के अंडर 5.1 5.2 5.3, 6 के अंडर 6.1 6.2। अगर आपको मान लीजिए 10 वाला दिखाता हूँ, ये वाला, ये 10 है, और 10.1, ये 10 है, ये 10.1 है। अब 10.1 के अंदर आप फिर इतने सारे पॉइंट लिखेंगे तो आप रोमन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब डेफिनेशन यूज्ड इन द एग्रीमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 14। चलिए मैं इंपॉर्टेंस बनाता हूँ, डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। जैसे जब आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको डिफाइन करना होता है। जैसे प्लान, प्लान मतलब क्या, फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या। तो बिना आप डिफाइन किए हुए एक बढ़िया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जो पर्पस क्या होता है डेफिनेशन क्लॉज का लिखने का,
कि जो लेंदी टर्म है ना उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे KLM कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसको KLM बोल सकते हैं हम। थ्रू आउट द एग्रीमेंट उसको KLM लिखेंगे, तो इसको पहले आपको जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। या और ABCD प्राइवेट लिमिटेड को आप सीधा ABCD, थ्रू आउट द एग्रीमेंट ABCD लिखेंगे, तो इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो ये हो या एग्रीमेंट जो उसको हमको बनाने में आसानी हो, इजीली समझ में आ जाए, रीड करने में भी आसानी हो, वॉल्यूमनस ना हो कि लोग देख के डर जाएं कितना मोटा कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज़ ये रिस्ट्रिक्ट करता है मीनिंग को, कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ का मीनिंग मार्केट में ये है और आपको एग्रीमेंट में उसका मीनिंग ये लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं। कई बार जैसे एग्जांपल देखता हूँ, जैसे पेमेंट विल बी इन डॉलर, तो US डॉलर भी होता है, कनाडियन डॉलर भी होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं अपने एग्रीमेंट में कि when you are talking about dollar it will be US डॉलर। तो ऐसा करके क्लॉज में लिख देंगे, डॉलर मीन्स US डॉलर। तो ये मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, डिक्शनरी मीनिंग यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द डेफिनेशन इज यूज टू सर्व सिंगल पर्सन इवेंट बट इट कैन बी यूज टू सर्व कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर पीपल इटेसिंग। जैसे कई बार ना जो डेफिनेशन क्लॉज होता है उसको सिंगल चीज़ों को सर्व करने के लिए बनाते हैं, किसी पर्सन को, किसी इवेंट को, किसी डॉक्यूमेंट को, लेकिन इसको कलेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे सेलर कैन इंक्लूड मल्टीपल पार्टीज, डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड मल्टीपल डॉक्यूमेंट, इवेंट कैन इंक्लूड मल्टीपल इवेंट। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन क्लॉज को इंसर्ट करेंगे ताकि उसकी डॉक्यूमेंट जो है जी एग्रीमेंट जो है कंसाइज हो, बेहतर हो। तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करने में हेल्प करता है, इजीली रीड करने में, इजीली अंडरस्टैंड करने में, इजीली इंटरप्रेट करने में डॉक्यूमेंट को। और जब भी आप डिफाइन करें ना किसी चीज़ को तो उस डेफिनेशन के थ्रू कंसिस्टेंसी आप रखेंगे। जैसे ये वाला आप एग्जांपल देखिए, ये KLM कंस्ट्रक्शन कंपनी को एज ए KLM लिखेंगे तो थ्रू आउट द एग्रीमेंट आप एज ए KLM लिखेंगे, बस एक बार डेफिनेशन क्लॉज में KLM कंस्ट्रक्शन कंपनी लिखेंगे। यहाँ वही एग्जांपल है, देखिए KLM कंस्ट्रक्शन कंपनी कैन बी डिफाइंड एज दी कंपनी, यहाँ दी कंपनी भी लिख सकते हैं। अब जब भी आप कंपनी का बात करेंगे ना KLM की, तो दी कंपनी करके ही बात करेंगे, उसके KLM के बदले क्या लिखेंगे, दी कंपनी, और दी कंपनी का मतलब होगा KLM कंपनी। तो समझिए कि आप ये KLM पूरा इतना लिखने के बदले आपने सिर्फ इतना लिखा है। अब चलिए कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं ये ड्राफ्ट करते समय। जैसे कि एक मान लीजिए यहाँ आपने दी कंपनी लिखा है KLM को, तब सारे एग्रीमेंट में दी कंपनी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी लिख दी है, कहीं कहीं दी कंपनी लिख दी है, कहीं कंपनी लिख दी है, कहीं दी कंपनी लिख दी है, ऐसा नहीं। You have to be consistent throughout the agreement. Precaution while drafting means and include. Means and include are not same thing, they are different. ठीक है, if you write means in the agreement then it will be restricted to that thing only. जैसे कई बार एग्रीमेंट लिखते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज में लिखते हैं दिस इंक्लूड या दिस मीन्स दिस, तो जब भी आप मीन्स लिखेंगे, मीन्स मतलब कि इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट थिंग ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। If you write include then it will include other thing also including given in the list of item। और जब भी आप वर्ड इंक्लूड यूज करेंगे तो उसमें दो चार आइटम का नाम लिखेंगे तो उसके जो सिमिलर उसके करेक्टरिस्टिक के होंगे वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगे अगर आप इंक्लूड यूज करेंगे। तो अगर मीन यूज करेंगे तो वही 4-5 चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने लायक है। कई बार लोग मीन्स और इंक्लूड को ना एक ही बार लिख देते हैं, कहीं मीन्स लिख दिए, कहीं इंक्लूड लिख दिए, बिना सोचे समझे कि ये दोनों एक ही वर्ड है, तो इससे बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। आपको इन दोनों को देखना है कि कब ये यूज़ करने हैं, कब आपकी नीड हो रही है मीन्स की, कब आपकी नीड हो रही है इंक्लूड की। मीन्स बेसिकली किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि मान लीजिए ये 5 ही आइटम, इस 5 आइटम से ज़्यादा नहीं। और इंक्लूड होता है कि मान लीजिए आपको 10 आइटम लिखना है, आपने 5 लिख दिया और 5 का नहीं भी लिखेंगे तो इंक्लूड वर्ड यूज़ कर देंगे तो चलेगा। वो सिमिलर नेचर के होने चाहिए जो आपने आइटम लिखे हैं, बट मीन्स में ऐसा नहीं चलेगा। मीन्स में 5 मतलब 5।
दूसरी चीज की डिफाइन ओनली द टर्म यूज्ड इन द एग्रीमेंट, जो टर्म आपके एग्रीमेंट में यूज हो रहे हैं उसी को डिफाइन कीजिए। इधर उधर के टर्म को आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जो कि आपके एग्रीमेंट में यूज नहीं हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरा चीज, अक्सर क्या होता है ना, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी एग्रीमेंट को दूसरे एग्रीमेंट से, तो हम डेफिनेशन क्लॉज को ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें जो होता है कि उसका जो ऑलरेडी किस चीज़ का एग्रीमेंट बना हुआ है उसी का टर्म एंड कंडीशन का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन क्लॉज में रह जाता है। तो ये काफ़ी गलत है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है और ये काफ़ी बैड इंप्रेशन भी देता है जो ड्राफ्ट करेंगे इस एग्रीमेंट को। तो डेफिनेशन क्लॉज पे आपको खास ध्यान देने की जरूरत है बिफोर फाइनलाइज। एक दो बार तो आपको डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए डेफिनेशन क्लॉज में जिसका आपको यूज ना हो, और ये अक्सर होता है जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि अगर आप किसी टर्म को एक से ज़्यादा बार यूज कर रहे हैं तभी उसको डिफाइन करें। सिंपल टर्म को डिफाइन नहीं कीजिए। कैपिटलाइज कीजिए पहला लेटर, लाइक पहला वर्ड हुआ इन्वेस्टर कंपनी, ये देख रहे हैं ये कैपिटल है। जैसे मान लीजिए KLM कंपनी, जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टर को डिफाइन किया है, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टर आप एग्रीमेंट में आगे लिखेंगे तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। आप देख रहे हैं कंपनी, जैसे मान लीजिए KLM कंपनी को आपने डिफाइन किया है एज ए कंपनी, तो जब भी आप कंपनी लिखेंगे ना उस एग्रीमेंट में उस डेफिनेशन के बाद, तो कंपनी का पहला वर्ड होगा C, जो होगा वो कैपिटल होगा। अब चलिए, ये कैपिटलाइज ऑल वर्ड इफ सेवरल वर्ड। If the definition clause consists of several words, then all words should be capitalized, except something for joining the word like, or, and, on, in, of, under, etc. तो जैसे आप जैसे लिखते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग, इसको आपने डिफाइन किया है डेफिनेशन क्लॉज में, तो जब आप AGM लिखेंगे ना तो AGM कैपिटल में होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये GOI आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ऑफ है ना, ये स्मॉल में भी हो सकता है कैपिटल में भी हो सकता है। लोग जनरली स्मॉल में ही लिखते हैं, लेकिन आप स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके एक्सेप्शन क्या है, जो वर्ड ज्वाइनिंग करते हैं ना दो वर्डों को, लाइक, और, एंड, ऑन, इन, ऑफ, अंडर, etc, उसको आप छोटा स्मॉल में भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं बड़ा। जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ROI, यहाँ O को कैपिटल भी कर सकते हैं या O को स्मॉल भी कर सकते हैं, दोनों सही है क्योंकि O यानी ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि डोंट डिफाइन इन कैपिटल लेटर अनलेस यू आर डिफाइनिंग समथिंग इन एब्रीवेटेड फॉर्म। तो कैपिटल लेटर का तब प्रयोग करना है जब आप कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग, तो आप AGM लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप एनुअल जनरल मीटिंग ही लिख दिए कैपिटल फॉर्म में, उसका एब्रीविएशन हमको कैपिटल में लिखना है। किसी भी वर्ड का एब्रीविएशन हमको कैपिटल में लिखना है। और जो दो वर्ड को कनेक्ट करेगा ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑफ कनेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट और इंडिया को, तो यहाँ O को आप स्मॉल में भी रख सकते हो, बिग में भी रख सकते हो। अक्सर क्या होता है ना, जब पार्टीज को, अथॉरिटीज को, या कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन है या डॉक्यूमेंट, उसको जब डिफाइन कर देते हो ना आप, तो बहुत आसान होता है डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, इंटरप्रेट करने में, कंसिस्टेंसी रहती है। अभी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि KLM वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया। KLM जो है उसको हमने द कंपनी लिखा है, डिफाइन किया है, तो हम उसके बाद हमेशा दी कंपनी लिखेंगे। और जब भी दी कंपनी लिखेंगे तो T कैपिटल होगा। अगर सीधा मान लीजिए हमने कंपनी लिखा है, द यहाँ नहीं लिखा है, तो वहाँ उसके बाद उसका C कैपिटल होगा पहला वर्ड। अगर एब्रीविएटेड लिखेंगे, जैसे KLM कंस्ट्रक्शन कंपनी को एज ए KLM, तो KLM होगा फुल फॉर्म में, मतलब एब्रीविएटेड होगा, कैपिटल लेटर में होगा। प्रिकॉशन वन ड्राफ्टिंग डेफिनेशन क्लॉज, तो एक प्रिकॉशन लेने की जरूरत है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है जब आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे। कोई भी जो डेफिनेशन है वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा जब तक कि वो कोई एब्रीविएशन ना हो। जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को BOD लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा।
जैसे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को एज ए एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, देन इट कैन बी इन कैपिटल में भी यूज। तो इस प्रकार से आप कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि ऐसे ही कैपिटल लिख दें तो वो गलत चीज़ है। कैपिटल आपको यूज़ नहीं करना है। कैपिटल यूज़ करना है, आप उसको पहले डिफाइन कीजिए डेफिनेशन क्लॉज में, तब आप किसी एग्रीमेंट को कैपिटल में यूज़ करेंगे। अदर रेफरेंस कहने का मतलब कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो कई बार आप दूसरे एग्रीमेंट को भी रेफर करते हैं, उसके आर्टिकल के, उसके सेक्शन को, उसके एग्जिबिट को रेफर करते हैं। तो जब आप रेफर करेंगे तो वो उसी आर्टिकल, उसी सेक्शन तक ही सीमित रहेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जब भी आप उसको लिखेंगे ना अपने डॉक्यूमेंट में, देन उसको स्मॉल लेटर से शुरू करें, कैपिटल लेटर से नहीं। जैसे कि इफ़ यू नीड टू मेक रेफरेंस टू द आर्टिकल, क्लॉज, सेक्शन ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट, देन बी स्पेसिफिक व्हाइल गिविंग रेफरेंस। जो रेफरेंस आप इंसर्ट करेंगे उसके लिए आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। जैसे मान लें आर्टिकल 305 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एज पर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं, आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। जैसे क्लॉज 9 ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्लॉजेज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट डेटेड इतना एंड इतना। ये एग्रीमेंट का यहाँ पे आपको डेट भी देना पड़ेगा, किस दिन वो एग्रीमेंट बना, या नंबर। दूसरी चीज की, डिफाइन द टर्म एट वन प्लेस ओनली, एक ही बार किसी भी एग्रीमेंट को डिफाइन कीजिए। कई बार क्या होता है, लोग कई जगह किसी भी वर्ड को डिफाइन करते हैं, जैसे रिसाइटल अंदर भी दे दिए, बाहर भी दे दिए, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। एक चीज़ आपको डेफिनेशन क्लॉज में ही डिफाइन करनी है सारी चीज़ें, उसके बाहर डिफाइन नहीं करनी है। और डिफाइन करने के बाद ही उस टर्म का यूज़ करें, और डेफिनेशन पे आप कंसिस्टेंट रहें। ये दो चार चीज़ें हैं इस स्लाइड्स में, इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। दूसरा चीज़, जब भी आप डिफाइन करेंगे तो उसको अल्फ़ाबेटिकली डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं आप, इस एग्रीमेंट में दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं ये अल्फ़ाबेटिकली डिफाइंड है। जैसे ए ए, फिर बी आया, फिर सी आया, तो ऐसे करके ये जो डेफिनेशन होगा ना वो अल्फ़ाबेटिक होगा। डेफिनेशन क्लॉज में आप जो भी डिफाइन करेंगे ये अल्फ़ाबेटिक आप करेंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप अपने एग्रीमेंट में लिखे, तो उससे लिखने से पहले, उसको इंसर्ट करने से पहले आप एक बार क्लाइंट का अपना ओपिनियन लें, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंशियल चीज़ें काफ़ी रिस्की होती हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपको एग्रीमेंट को बेटर ड्राफ्ट करने के लिए। डिफाइन वेल एंड डिफाइन ओनली वंस, बढ़िया से डिफाइन कीजिए, बट एक ही बार डिफाइन कीजिए, बार बार डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेशन क्लॉज में ही सारी चीज़ डिफाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं पेमेंट वाले क्लॉज में भी आप डिफाइन कर रहे हैं कि पेमेंट का मतलब US$, फिर आप डेफिनेशन क्लॉज में भी वो बात लिखें, तो ऐसा नहीं है। डिफाइन एक जगह करना है, वो डेफिनेशन क्लॉज में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। यूज कैपिटलाइज टर्म केयरफुली। कैपिटलाइज टर्म आपको किसी भी एग्रीमेंट में बहुत केयरफुली यूज करना है। सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना जरूरी है, उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो आप कैपिटलाइज वर्ड यूज नहीं करेंगे किसी भी एग्रीमेंट में। जैसे यहाँ पे हमने XYZ को दी कंपनी लिखा है, ठीक है, तो ये T कैपिटल होगा पहला। अब यहाँ जब भी हम दी कंपनी का बात करेंगे ना, ये XYZ ही होगा, और किसी कंपनी का बात नहीं। जब भी आप पार्टी यूज़ करेंगे ना, वो कैपिटल होता है, ये आप जान लीजिए। जब भी कोई, अगर आप कोर्ट में काम करते हैं, तो जब भी आप कोर्ट वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो कैपिटल होता है। सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे अपने एग्रीमेंट में तो S कैपिटल होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफ़ी अलग होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज अदर क्लॉज से। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कैसे इंटरप्रेट होगा कोई डॉक्यूमेंट, वो बताता है। जैसे इन दिस एग्रीमेंट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर रेफरेंस टू पार्टी इंक्लूड दैट अ पार्टी सक्सेसर एंड परमिटेड substitute and assignee. Any reference to the gender shall include all genders. A reference to a day shall means working day. तो ये इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्रीमेंट का। आपने को ये मैंने 4 एग्जांपल पढ़ के सुना दिया। प्लीज नोट दैट थ्रू आउट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज यू क्लेरिफाई रेफरेंस टू द प्रोविजन डॉक्यूमेंट। इंटरप्रिटेशन क्लॉज बेसिकली डॉक्यूमेंट को रेफर करने में, उसको क्लैरिटी लाने में काफ़ी मदद करता है।
अदरवाइज वी हैव टू क्लैरिफाई इस टाइम, नहीं तो क्या होगा कि आपको बार बार ना क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूजन है तो उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज के थ्रू क्लैरिफाई कर लीजिए, ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सके। और इसी के लिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज एक सेपरेट क्लॉज के रूप में ऐड किया जाता है किसी भी एग्रीमेंट में। चलिए मैं दिखाता हूँ एक दो एग्जांपल आपको। ये सेल डीड है, ये यहाँ देखना है, द एक्सप्रेशन द वेंडर वेंडी सेल मीन्स इंक्लूड द रेस्पेक्टिव हेयर सक्सेसर एक्सक्यूटर नॉमिनी एडमिनिस्ट्रेटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव असाइंस। ये है, आप इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कह सकते हैं। आप देखिए ये वाला पॉइंट, रेफरेंस टू एनी पार्टी इंक्लूड द पार्टी सक्सेसर परमिटेड, तो ये इसमें आ जाएगा असाइंस। चलिए इस एग्रीमेंट में देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज है या नहीं इस वाले में। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जनरली नीचे होता है, नीचे से हम देखते हैं। देखिए ये है जुरिडिक्शन, ये जुरिडिक्शन, आर्बिट्रेशन नोटिस, डॉक्यूमेंटेशन, क्लब मेंबरशिप, मिसलेनियस, तो इस एग्रीमेंट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज नहीं दिया हुआ है। चलिए एक दूसरा देखते हैं। इसमें भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज नहीं दिया हुआ है। तो चलिए पार्ट 1 खत्म हो गया, अगले वीडियो में हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप ये वीडियो या ये कोर्स करेंगे, इस कोर्स को करने से पहले जो भी आपको हमने एग्रीमेंट दे रखा है काफ़ी, उस एग्रीमेंट को ना प्रिंट आउट ले लेंगे, उसको 2-4 बार पढ़ के फिर ये कोर्स में आप वीडियो देखेंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा।